नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे एम्बिटियस प्रोग्राम की जिसने पिछले एक दशक में हमारे समुद्री क्षेत्र की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया है। मैं बात कर रहा हूं सागरमाला प्रोग्राम की, जिसने 2015 से अब तक भारत को न सिर्फ बेहतर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, बल्कि कोस्टल इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी की जो संभावनाएं हैं उनको भी एक नई उड़ान दी है। 2015 में जब इसको शुरू किया गया तो इसका मकसद बिल्कुल साफ था। भारत की 11,000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा नेविगेबल वाटरवेज को सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज न मानकर उसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का पावर हाउस बनाया जाए। दोस्तों, हमें ये बात याद रखनी होगी कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंज रही है। हमारे यहाँ पे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी का 13 से लेकर 14% तक पहुंच जाता है, जबकि डेवलप्ड देशों में ये कॉस्ट जो है 8 या 9% के आसपास रहती है। और यही कारण है कि जो हमारे एक्सपोर्ट है वो कई बार ग्लोबल मार्केट में महंगे हो जाते हैं। सागरमाला इसी इम्बैलेंस को दूर करने के लिए आया, ताकि ट्रांसपोर्ट का बोझ सिर्फ सड़कों और रेलवे पर न रहे, बल्कि समुद्री रास्तों और जो इनलैंड वाटरवेज है इनका मैक्सिमम इस्तेमाल हो सके। सबसे पहले बात करते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट के विजन के बारे में। सागरमाला का विजन सिर्फ पोर्ट्स बनाना नहीं था, बल्कि पोर्ट्स को नेशनल ग्रोथ हब्स में बदलना था। इसके तहत लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, पोर्ट की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना, उसके अलावा कोस्टल इंडस्ट्रीज को विकसित करना और साथ साथ लाखों स्किल जॉब्स को क्रिएट करना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे। इस प्रोग्राम ने कोस्टल कम्युनिटीज को डेवलपमेंट के साथ सीधे जोड़ने का भी काम किया, यानी समुद्र सिर्फ ट्रेड का रास्ता नहीं बल्कि लाइवलीहुड और सस्टेनेबिलिटी का भी आधार बने। इतने बड़े मिशन को चलाने के लिए काफी इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए, जैसे कि नेशनल सागरमाला अपेक्स कमेटी, जिसकी अध्यक्षता शिपिंग मिनिस्टर करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी की लीडरशिप में स्टीयरिंग कमेटी बनी ताकि मिनिस्टर्स और स्टेट में कोऑर्डिनेशन हो सके। स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ने खुद इसकी जिम्मेदारी संभाली। और एक बड़ा कदम था सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन, जो मैरीटाइम सेक्टर का पहला एनबीएफसी बना। यह कदम इसलिए उठाया गया था कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है वो इजी हो पाए और जो इन्वेस्टमेंट है वो तेजी से बढ़े। अगर हम अचीवमेंट पर नजर डालें तो इसके जो रिजल्ट हैं वो अपने आप बोलते हैं। पिछले 10 सालों में 272 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगभग 1,41,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कुल 839 प्रोजेक्ट पहचाने गए हैं, जिनकी कुल लागत 5,79,000 करोड़ के आसपास है। कोस्टल स्पिंग में 118% की बढ़ोतरी हुई है, यानी पहले जितना कार्गो 100 जहाज लेके जाते थे, आज उससे कहीं ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इनलैंड वाटरवेज पर कार्गो मूवमेंट 7 गुना बढ़ा है, जिससे रेल और रोड पर दबाव कम हुआ है। भारत के 9 पोर्ट जो है अब दुनिया के टॉप 100 पोर्ट्स में आ चुके हैं, और इंडिया का जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो वर्ल्ड के टॉप 20 कंटेनर पोर्ट्स की लिस्ट में शामिल हो चुका है। अगर बात करें कोस्टल कनेक्टिविटी की तो ये भी काफी मजबूत हुई है। रोपैक्स फेरीज के जरिए अब तक 40 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। रोपैक्स फेरी जो है वो एक ऐसी शिप होती है जिसमें व्हीकल और जो पैसेंजर हैं दोनों साथ साथ ट्रेवल करते हैं। ये सब जो उपलब्धियां हैं वो दिखाती हैं कि सागरमाला केवल कागजी योजना नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी में बदलाव लाने वाला कार्यक्रम है। 2025 में सरकार ने इसका नया फेज शुरू किया, जिसे सागरमाला 2.0 कहा गया है। इसका फोकस और भी बड़ा है। अब शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर जोर दिया गया है। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के लिए एडवांस डिजिटल सिस्टम लेके आए जा रहे हैं, और सबसे अहम ग्रीन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट की जा रही हैं। इस फेज का बजट 40,000 करोड़ है, लेकिन अगले 10 सालों में इसके अंदर 12 लाख करोड़ तक के निवेश की संभावना है। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी के हर क्षेत्र में दिखेगा। अब ब्रॉडर इंपैक्ट पर नजर डालते हैं। सागरमाला ने भारत के लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में मदद की है और हमारी ग्लोबल ट्रेड कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया है। पोर्ट अब रोड, रेलवेज और वाटरवेज से सीमलेसली जुड़े हैं, जिससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बनी है। लाखों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स कोस्टल और पोर्ट बेस्ड क्लस्टर्स में पैदा हुए हैं। कोस्टल कम्युनिटीज को फिशरीज, स्किल्स और नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर से लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन मिला है। यानी सागरमाला ने हमारे ज्योग्राफी को इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें चैलेंजेस की तो चैलेंजेस भी कम नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स लैंड एक्वाइजेशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंस के अंदर अटके हुए हैं। कुछ जगहों पर सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेशन स्मूथ नहीं हो पा रहा, और एक बड़ा सवाल सस्टेनेबिलिटी का भी है। अगर हम सिर्फ ग्रोथ देखें और इकोलॉजी को इग्नोर करें तो कोस्टल इरोजन, मराइन पोल्यूशन और डिस्प्लेसमेंट जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए सागरमाला 2.0 का फोकस है ग्रोथ के साथ ग्रीन बैलेंस को बनाना। अब सवाल उठता है 2047 तक सागरमाला हमें कहां लेके जाएगा। इसका जो विजन है वो काफी साफ है, यानी कि भारत को ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बनाना। पोर्ट को सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट्स नहीं बल्कि इकोनॉमिक हब्स बनाना है। शिप बिल्डिंग और रिसाइकलिंग में ग्लोबल बेंचमार्क तक पहुंचना,
कोस्टल इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, ताकि समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता न रहकर सस्टेनेबल लाइवलीहुड का एक स्तंभ बने। तो दोस्तों, सागरमाला प्रोग्राम केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम नहीं है, ये भारत की मैरीटाइम रीअवेकनिंग है। एक तरह समुद्र के साथ हमारा ये नया रिश्ता है। इसने दिखाया है कि अगर हम अपनी ज्योग्राफी को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करें तो वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। दोस्तों, याद रखिए, भारत का समुद्रों से जुड़ाव काफी एंशियंट है, चाहे वो स्पाइस ट्रेड हो, सिल्क रूट हो या कल्चरल एक्सचेंज हो। और जो सागरमाला है वो इसी जुड़ाव का मॉडर्न रूप है, एक रूप जो भारत को 21st सेंचुरी का मैरीटाइम हब बनाने की ओर लेके जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सागरमाला प्रोग्राम था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।